डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, शेरी नमान साहब से मैं बात कर रहा था। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आप तो फरमाया करते थे, हमेशा कहते थे कि जबरदूस भारत का जबरदूस होने वाला है। आज आपकी बात सच साबित हो गई है, भारत का जबरदूस हो गया है। दूसरा, डॉक्टर साहब आप ये भी फरमाया करते हैं कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस जंग के बाद और कौन सी बड़ी जंग देख रहे हैं और ये जबरदस्त भारत का कैसे हुआ है? जी डॉक्टर साहब, इस शर में से शहजाद साहब, एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है दुनिया में। जैसे आप पहली जंग अजीम, ये मेरा थीसिस है कि पहली जंग अजीम में दो तीन फ्रंट्स है ना, एक ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, एक यूरोप का फ्रंट है। ये पहली जंग अजीम में भी 2-3 फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही। दूसरे जंग अजीम में देखें, उधर हिटलर को सोवियत यूनियन के सामने वो हथियार डाल रहा है, खुदकुशी कर रहा है, और इधर नागासाकी और हिरोशिमा पे पैसिफिक थिएटर। ये एक बड़ी जंग है ऑलरेडी। ये यूक्रेन के अंदर एक मामला छिड़ा हुआ है, वो लिंक होता है बराह रास्त यूरोप, पूरा यूरोप, जहां पर आज जिनीवा में चाइना और अमेरिका के दरमियान, बाय द वे, ट्रेड टॉक्स हो रही है खामोशी से। चाइना और अमेरिका के दरमियान वो तय कर रहे हैं, याल्टा 2, दोनों मुल्क टैरिफ कितने लगाने हैं हमने। अमेरिका और चाइना खामोशी से जिनीवा में बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद इसको आप ज्वाइन करें वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के साथ, तो वहां पर सारा क्या आपको एक थिएटर नजर नहीं आता? और क्या वो लिंक नहीं होता? अच्छा, उसमें टर्की को आप इंक्लूड करें तो आप फिर मिलते हैं सीरिया के साथ, और आप मिलते हैं यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, और फिर सेंट्रल एशिया, और फिर उसके साथ ये पाकिस्तान साथ शामिल होता है, और साथ ही ये इंडो पैसिफिक थिएटर है। ये एक ही बड़ा सा तनाज़े है। मुझे बताया ना, टर्की और सऊदी अरेबिया दरमियान में कैसे आ गया? अगर ये साउथ एशिया का मसला था, इसमें आसियान के मुल्क किधर हैं? मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ शहजाद भट्ट साहब, और मैं दोबारा ये बात, जितने हमारे मेहमान आए हैं उनसे भी मैंने बात की है, इसका कोई डिप्लोमेटिक हल नहीं। जो टोला वहां बैठा है उसके साथ डिप्लोमेटिकली बात नहीं हो सकती, बदकिस्मती के साथ। उनके साथ सबने यही बात की। आप देखें, शेरी नमान साहब आप बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेट हैं, तरीके से बात करती हैं, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर वो, लेकिन वहां जो टोला बैठा है उसके साथ बात वही होगी जो बात ये बुनियानुल मरसूफ क्या वाले से सामने आई है कि सीसा पिलाई हुई दीवार, और यही बात इसी अंदाज में होगी। इनके साथ और किसी अंदाज में बात नहीं हो सकती। तो सर, आपके पायलट्स को क्या कमाल काम किया है। इसके बाद या तो ये कि देखें ना, आपके या तो मैं और आप भी टीवी चैनल्स पे गला फाड़ना शुरू करते हैं, जैसे इनके वो बेचैन आत्माएं चीख रहे हैं। ना इमरान साहब कर सकते हैं, ना मैं, ना कोई और हमारे साथी कोलीग कर सकते हैं। वो हम कर नहीं सकते, ठीक है। ना हम इस तरह खड़े होकर गालियां दे सकते हैं, और ना इस तरह से हम ये कह सकते हैं। मुझे अभी बताएं कि हम ये टीवी पे कह सकते हैं कि भारत के 50 टुकड़े हो गए, बंबई के ऊपर हमला हो गया, बंबई की बंदरगाह को उड़ा दिया गया, सेलिब्रेशन हो रही है, मुबारकबादें, गले मुबारक मो, लाहौर मतलब नई दिल्ली तबाह हो गया, लाखों लोग मर गए। क्या हम तस्वुर कर सकते हैं? क्या इंसान के तौर पे, इंसानियत हमें, यानी परिंदे जानवरों के भी हकूक हैं हमारे नजदीक, क्या हम तस्वुर कर सकते हैं जिस तरह जश्न मना रहे थे? और मैंने कल भी बात की कि ये खुद कर सकते हैं। ये सारे टीवी चैनलों को, चले एक आदमी, ये हमारे यहाँ क्या गलती हुई, मैं एक सिर्फ बात और करूंगा। हमारे यहाँ बात क्या हुई, इंडियन टीवी चैनल झूठ फैला रहे हैं। ये झूठ नहीं था, ये उनको स्क्रिप्ट दिया गया था। झूठ तो ये है ना कि एक शहजाद भट्ट साहब के मुंह से एक बात निकल गई, या मेरे मुंह से एक बात निकल गई, या किसी और इमरान साहब ने बात कर दी। ये कैसे मुमकिन है कि सारे मुल्क के 150-200 चैनल एक ही वक्त में एक ही बात कर रहे हो कि पाकिस्तान तबाह हो गया, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, बंदरगाहें उड़ गई, लाहौर तबाह हो गया, इतने लोग मारे गए। इसका मतलब है इनको किसी ने स्क्रिप्ट दिया है ना, इसको किसी ने लिख के दिया है ना, वो प्लान जो नाकाम बना दिया गया, जो नहीं हो सका। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि ये झूठ नहीं था, ये एक प्लान था। झूठ होता है एक आदमी के मुंह से गलत बात निकल जाए, दूसरे के नहीं। कैसे हो सकता है कि 50 चैनलों पे एक ही वक्त में, जैसे इनके पीछे इनको स्क्रिप्ट देने वाले जो लोग थे, जो आरएसएस के गुंडे थे, ये वो थे जिन्होंने स्क्रिप्ट दिया हुआ था कि पाकिस्तान टूटेगा तो जश्न मनाना है, उछलना है, कूदना है, मार दो, बंदरगाहों पे गले मिल रहे हैं, मिठाइयां बांट। क्या तस्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में हम लोग इनके साथ डील करना? ये दुनिया में कोई डील कर सकता है इनके साथ? नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो पपेट्स थे ना जो टीवी पे थे, इनके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन था, डायरेक्टर कौन था जो इनको ये दे रहा था ये सारे, कि ये तुमने ऐसे तमाशा करना है टीवी पे? मुझे उस जहनियत तक पहुंचना है
जिन्होंने इन सबको एक ही स्क्रिप्ट दिया, सारों के पास एक ही स्क्रिप्ट था, लेकिन पाकिस्तान तबाह हो गया, पाकिस्तान टूट गया, करोड़ों लोग मर गए। जी लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ ये भी मामला है, जब आपने इंडियन मीडिया की बात की तो वो भी इसी तरह से एक्सपोज हुआ जिस तरह इंडिया के दूसरी चीजें। बरखा दत्त और नाम गोस्वामी जैसे लोग जो हैं, जो बड़े चैंपियन बनते थे, आप देखिए उन्होंने क्या लैंग्वेज इख्तियार की, उन्होंने क्या क्या स्टोरियां की और हर दफा झूठे साबित हुए। देखिए, बरखा तो मेरी कोलीग हैं, उनसे बड़ी अलग सलग भी रही है, हमने एक साथ प्रोग्राम्स भी किए हैं मैंने और बरखा ने। मुझे अफसोस है बरखा का, और मुझे नहीं पता कि वो इसमें क्यों बह गई इस सारे सिलसिले में। मुझे उनका अफसोस है, बाकियों को मैं नहीं जानता। करण थापुर अपने नुक्ते नज़र पे खड़े रहे इस पूरे अरसे में, उनका वायर जो है वो ब्लॉक हो गया इंडिया के अंदर, और मज़ीद बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ें वहाँ बंद करवा दी गई हैं, उनको निकाल के। ये पूरा 2014 के बाद एक नफ़रत फैलाने वाला, यानी आप देखें कि ये इन्होंने जो कहानी डाली कि पहले कलमा पढ़वाया गया, फिर कलमा पढ़वाने के बाद छोड़ दिया गया, ये मुसलमानों को हिंदुओं से, ये मुसलमानों का कत्लेआम करवाने जा रहे थे इंडिया में। बात सारी ये है कि मैं इस पे ये समझता हूँ कि ये एक पॉज है दरमियान में, सोच वही है, जहनियत वही है, ख्यालात वही हैं, इनका प्लान वही है, सारा इंटैक्ट है, कोई सीजफायर ये थोड़ा सा होगा, फिर ये कोई ड्रामा। और इस दौरान मैं आपसे बात, इनको जाने नहीं देना, इनको यहीं से पकड़िए, गर्दन से पकड़ना है इनको, गर्दन से पकड़ के इनको इधर से ये भूल जाएंगे, अमन शांति हो गई। इन लोगों के साथ जो पाकिस्तान तोड़ने जा रहे थे 2 दिनों में, ये बिल्कुल ये कोई वहां पे जो है वो शरीफ और बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे लोग बन जाएंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। आपने इनको गर्दन से पकड़ा है ना, और इनकी नाक रगड़वाई है जमीन पे ये इनके डोनाल्ड ट्रंप से, अब आपने इनको ऐसे पकड़ के रखना है, आपने इनको छोड़ना नहीं है, आपने यहीं से शुरू करना है और मजीद सख्त, इनको बिल्कुल सख्त शराइत के साथ इनसे उठक बैठक करवा के कश्मीर का मसला हल करवाना है, वहां पर दूसरे जो मजालिम हो रहे हैं उनका मसला हल करवाना है, इनके लिए कोई रूल्स तय करने। अगर ये टीवी पे बैठ के देखें, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करूं, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं कहूं कि मुंबई के अंदर करोड़ों लोग मर गए और मैं टीवी पे नाचना शुरू कर दूं। बिल्कुल, जर्नलिज्म कुछ एथिक्स है सर, हमें एक ब्रेक लेनी है। डॉक्टर साहब आप खातिर जमा रखें, मौजूदा सिपह सलार के होते हुए इंडिया की गर्दन इसी तरह से पकड़ी रहेगी, इनके होते नहीं हुए तो सिपह सलार नहीं ठोकेंगे ना, फिर कौन खड़े। देखिए ना, बात सारी ये है कि ऐसे लोगों को फिर कौन ठोके, ऐसे तो तबीयत साफ करनी है ना इनकी, ऐसे ही सर तबीयत साफ करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर शाहिद मसूद भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो सूरत हाल यकसर हुई है खिते के अंदर, आज जिस तरह से पाकिस्तान विनर कहलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चाइना भी विनर है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से तब्दीली नजर आ रही है, क्योंकि जो टैरिफ वॉर जारी थी वो भी आपको लगता है कि किसी ठिकाने लगेगी अब, क्योंकि एक प्रेशर बिल्ड हो गया है, एक अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई जो है वो घुटनों के बल आया। देखिए, वो इब्राहिम एक इंग्लिश में कहते हैं कि नेवर फाइट अ वॉर ऑफ एट्रिशन विदाउट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब तक आपका कोई मकसद ना हो ना, जंग ना लड़ें। कोई ऐसे आप कूद गए वियतनाम में, आप ऐसी जमहूरियत लाने कूद गए अफगानिस्तान में, कोई मकसद ना हो, जंगों में ना कूदें। पाकिस्तान एक मकसद पे खड़ा है, एक मकसद, एक मुझे बताएं कि वहां मोदी सरकार का क्या मकसद है कि दलितों को नहीं बिठाना, तो क्रिश्चियंस को नहीं बिठाना, तो मणिपुर में क्या हो रहा है, तो सिखों के साथ क्या हो रहा है, वो कश्मीर के क्या 370 के बाद ये क्या भाड़ झोंकी है उन्होंने कि उनको पता ही नहीं कि वो लोग कहां से है। मैं उनकी बात मान भी लूं तो भाई सिक्योरिटी लैप्स था या फॉल्स फ्लैग था, 2 ही चीजें हो सकती हैं ना। बात यह है कि ये मुकम्मल शिकस्त है, मुकम्मल शिकस्त। लेकिन इसका एक और पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने मौकफ पे खड़ा है। मैं बार बार जो बात दोहरा रहा हूं, ये एक पॉज है, दरमियान में एक सीज फायर को परमानेंट कंप्लीट सीज फायर नहीं हो गया। पाकिस्तान ने शिमला माहदे को उड़ा के रख दिया बीच में। बात यह है कि और उन्होंने अपनी तरफ से क्या भाड़ जोगी कि 3 माहदा, अभी इसमें बहुत सारे मामला तय होने हैं। पाकिस्तान किसी सूरत ये कश्मीर के, ये देखें आज इनकी जान निकली हुई थी ना सुबह, आज ये क्या हुआ अचानक, क्या ट्वीट आया, ये उस वक्त आया जब ये बुनियान मरसूस जो सीसा फैलाई हुई दीवार ऑपरेशन, आप ये अभी दिमाग पकड़ के बैठे होंगे, अभी तो 2 कौमी नजरिए पे सर पीट रहे थे अपना, अब उसके बाद ये देख रहे होंगे कि ये कुरान शरीफ की जो आयत है ये क्या कहती है।
वो बात ये है कि पाकिस्तान ये और बड़ी पावर्स को लानत भेजे, बड़ी पावर अबराह के लश्कर के साथ क्या हुआ था, वो कंकरियों से मारा गया था पूरा। बात सारी ये है कि ये मॉरली ये अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ गुंडागर्दी करके एक बदमाश टोला जिसने पूरे भारत को ये रमाल बनाया हुआ था, कश्मीर का मसला बिल्कुल फ्रंट पे आ गया, बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह आ गया कि ट्रंप को ट्वीट करना पड़ा है। ट्रंप अगला ट्वीट शायद वो गजा पे करे, यानी नॉट लेस देन ट्रंप। पाकिस्तान ने बात नहीं सुनी है, नॉट लेस देन ट्रंप। और मुल्क कौन से आए हैं? सऊदी अरेबिया एंड टर्की। टर्की ऐसे है पाकिस्तान के साथ, और सऊदी अरेबिया वो भी ऐसे है क्योंकि पाकिस्तान उस एरोप्लेन का हिस्सा है। इनकी तरफ से कौन था? वो जो बात अभी सरदार साहब भी कर रहे थे, मैं भी कर रहा था कि इनको तो एक छोटी सी बात की इनको जान छुड़ाओ, फेस सेविंग दो, यारी भागें किसी तरह से, वरना इनकी इतनी पिटाई होती, इतनी धुलाई होती इनकी। और मैं इस बात को इमरान याकूब साहब आपको और शहजाद भट्ट साहब आपको मैं ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपना तज़किया दे रहा हूं, और नाजरीन को भी। इब्राहिम साहब, इनके पास रियल इंफॉर्मेशन अमेरिका नहीं दे रहा था। रियल इंटेल होती है, बिल्कुल रियल। ये नहीं कि बाद में एक फाइल पेश होगी आपके सामने। रियल इंटेल जब ये जहाजों में थे इनके पास नहीं थी। अगर इनके पास रियल इंटेल इनको अमेरिका इनका सबसे बड़ा इत्तेहादी दे रहा होता, ये इनके ना राफेल गिरते, ना ये इस तरह पलट के भागते, ना पाकिस्तान लॉक को पाता। इनके पास रियल इंटेल नहीं थी। आपको पता है रियल इंटेल क्या थी? वो जो यूक्रेन के ऊपर से हटा ली थी अमेरिकन ने, कि हम रियल इंटेल नहीं देंगे, और वो पिटाई हुई थी उसके बाद, और हो रही है अभी तक उनकी रशिया के हाथों। इनके पास रियल इंटेल नहीं थी। इनको कुछ समझ नहीं आई, जैम हो गए, हवा में खड़े थे, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें इधर। ये इनको फेस सेविंग मिली है। लेकिन डॉक्टर साहब, लेकिन फेस सेविंग इतनी बड़ी, डॉक्टर साहब यहाँ इनको भागने नहीं देना, डॉक्टर साहब इनको भागने नहीं देना। शहजाद भट्ट साहब, इमरान याकूब साहब, इनसे ये सारा जो पाकिस्तान का और कश्मीरियों का जो इनके साथ जुल्म हो रहा है कश्मीर, इनसे हमने हल करवाना है। इनको भागने नहीं देना 12 तारीख के बाद। अगर किसी का ख्याल है कि ये भाग गए हैं, इनको भागने नहीं देना। जी डॉक्टर साहब, हमारे वाकफान हाल तो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका खुद नहीं आया, इंडिया ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हमारी जान छुड़वाएं। हाँ, तो पिटाई दोनों भाई देखें, वो इंडो पैसिफिक का उसको ठेकेदारियां बना के रखा हुआ था, उसकी पिटाई हो रही है, और राफेल गिर गए उनके जनाब यहाँ पे। वो आप देखिए, अमेरिका ने हूतीज के साथ डील की है, कि हूतीज के साथ डील कर ली है कि भाई ये किसी तरह रेड सी खोलो जी। तो बात ये है कि आपका ख्याल से अमेरिका ने दरख्वास्त की होगी या हूतीज ने दरख्वास्त की होगी? वो तो उन्होंने बुरकस निकाल दिया था यूएसएस ट्रूमन का, और उनके F-18 जहाज गिर गए थे, तो उन्होंने हूती से दरख्वास्त की होगी ना। तो बात यह है कि यहां इन्होंने दरख्वास्त की होगी ना कि भाईजान हमारी जान छुड़ाएं, ये हमारे राफेल भी गिर रहे हैं, हमारे ये इतने बिलियंस के जो है वो ड्रोन्स भी गिर रहे हैं, हमारे वो फ्लीट आ नहीं रहा, उधर जिस मुल्क से हम असला खरीद रहे हैं उसकी धुलाई हो रही है चारों तरफ से हूतीज के हाथों। कभी एरो फेल हो जाता है, कभी थाट फेल हो जाता है। सर S-400 के बाद उसकी सही कमर टूट गई है, क्योंकि एयरफोर्स तो पहले ही ग्राउंड हो गई थी उस दिन राफेल गिरने के बाद, तो S-400 के बाद उनकी कमर टूट गई। देखिए, ऑल हेड्स ऑफ टू एयरफोर्स पायलट्स, क्या कमाल के। और उन्होंने किस तरह, आप देखें ये जो डॉग फाइट की जो मनाजिर नजर आ रहे हैं, ये तो अपनी फिल्में बॉलीवुड की बना के और ये हीरो बनने की कोशिश की, टॉम क्रूज बन गए भाई। तो यार ये इस तरह करो ना जो हवा में, ये जो आपको ये किसी फिल्म की तस्वीर नहीं है, ये रियल टाइम आपके जो पायलट्स हैं, आप उनकी ट्रेनिंग देखें, उनकी तैयारी देखें। और ये वो जंगें जो आप पे अचानक थोप दी गई, आपने कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ था। 6-8 महीने से हमारे और बड़े मसले चल रहे थे पाकिस्तान में, उन्होंने अचानक जंग थोपी। और आप देखें कि आपके पायलट्स किस कदर ट्रेंड थे, किस कदर सिस्टम्स के साथ, चाहे वो नेवल हो, सारे फ्रंट खोल दिए थे ना उन्होंने। कराची भी तबाह कर देंगे, वो बंदरगाहें भी उड़ा, किस तरह इंटीग्रेशन हुई है आपस में, किस तरह से ये तेजी के साथ आपको आपके लोग पब्लिक में भी नजर आए हैं, आपको आपके सिविलियंस भी नजर आए हैं, आपको कौम भी सड़कों पे नजर आई है, आपको सारे लोग नजर आए हैं, कोई किसी बंकर में नहीं छुआ। इतने दिनों से आपने कहीं मोदी को बात करते हुए सुना है? कहीं मोदी का एक लफ्ज सुना है? सवाए मन की बात जो की थी पहले दिन उसने आके, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था। कभी आपने राजनाथ के मुंह से एक लफ्ज सुना है पाकिस्तान के बारे में? कभी आपने जयशंकर के? इनको तो ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इनकी वो दुखी प्रेम नगरी से शख्सियत आती है, वो करके भाग जाते हैं सवाल लिए बगैर, वो जो ब्रीफिंग होती है इनकी। तो बात यह है कि इनके पास ये तो ऐसे ही इनके अपने अभी बड़ी स्टोरीज आएंगी कि उस कत्लेआम किसने किया था सयाहों का,
और फॉल्स फ्लैग के हवाले से बड़ी स्टोरीज आएंगी। वो एक पेपर तो लीक हो चुके हैं ऑलरेडी इनके इंटरनल, और बड़े टेक्निकल पेपर थे, उनके अल्फाज पढ़े ना, वो किसी ऑर्डिनरी वो लफ्ज़ नहीं, वो शख्स ने लिखे हुए, वो इंटेलिजेंस के अल्फाज हैं, कोड वर्ड हैं उसके अंदर। और ये मेरा ख्याल है कि जो आखिर में पाकिस्तान जो है उसमें फातेह हुआ है, पाकिस्तान के जो 7 ममालिक खड़े हैं, देखिए ना अभी इसहाक डार साहब ने किससे बात की, वांग यी से बात की है। अब मुझे बताएं इसके बाद क्या वो बात कर सकते हैं मार्को रूबियो से? उसने कहा बस करो यार, काफी हो गया, चुप करो। देखिए ना, मतलब उनके साथ कोई पार्टनर्स नहीं है उनके, वो अकेले तन्हा है इस वक्त।